हेलो दोस्तों, नमस्कार। एडवांस क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग पीछे क्लास 10 के मैथ का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। जो लोग फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट नहीं किए हैं, पीछे 19 लेक्चर डाला जा चुका है वास्तविक संख्या चैप्टर के लिए। आप लोग वास्तविक संख्या वहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। अगर पीछे का चैप्टर कोई स्टूडेंट कंप्लीट नहीं किए हैं, तो आज आप लोगों के सामने हम एक नया चैप्टर लेकर के आए जो आपका चैप्टर नंबर 2, और इस चैप्टर का नाम है बहुपद। आप ध्यान से पढ़िए, इसको आराम से समझिए, ये आपको समझ में आएगा। अगर आप वास्तविक संख्या नहीं भी पढ़े हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अपने एग्जाम के व्यू से पहला चैप्टर भी आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, तो आप लोग पहला चैप्टर भी पढ़ लीजिएगा। जो लोग पढ़ते आ रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग नहीं पढ़े हैं वो पढ़ लीजिएगा पहला चैप्टर। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बहुपद, और बहुपद में हमारा आज पहला लेक्चर लगने जा रहा है। ये आप जो देख रहे हैं ये आपके बहुपद के लिए पहला लेक्चर है। मुख्य रूप से ये जो लेक्चर होगा वो आपको बहुपद को ये समझाने के लिए काफी होगा, आपको ये समझने के लिए काफी होगा कि बहुपद होता क्या है और इसके कितने प्रकार होते हैं। इसमें आप आसानी से इस बात को समझ पाएंगे। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग बहुपद को। सवाल ये उठता है कि सर ये बहुपद आया कहाँ से है, ये बहुपद का रास्ता कैसे कैसे तैयार हुआ है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा बीजीय व्यंजक के बारे में। छठी कक्षा से ही बीजीय व्यंजक का खेला शुरू हो जाता है। आप लोग वहां पे बीजीय व्यंजक का नाम सुने होंगे। जो लोग नाम नहीं सुने हैं वो देखे जरूर होंगे अपनी किताब में। अगर आपको याद नहीं आ रहा कि बीजीय व्यंजक क्या होता है, तो चलिए हम उसका कुछ एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ सर इस तरह के सवाल तो मैंने देखा है। देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे आप लोग कुछ इस तरह के एग्जाम्पल देखे होंगे। y स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 6xyz प्लस 6। क्या आप लोगों ने देखा है ऐसा कभी? बिल्कुल देखा होगा। छठी कक्षा से ही ये शुरू हो जाता है। आप लोग इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल देखे होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन देखे होंगे। इसमें आपसे पूछा जाता होगा कि बताइए कि इस बहुपद में चर संख्या कितने हैं। आपसे पूछा जाता होगा क्वेश्चन कि इस बीजीय व्यंजक को देख करके बताइए, सॉरी बहुपद नहीं बीजीय व्यंजक, आप इस बीजीय व्यंजक को देख करके बताइए कि इसमें चर संख्या कितने हैं। तो चर संख्या किसको कहते हैं? सीधा सीधा जानिए, एबीसीडी का जो लेटर होगा वो सब चर संख्या होगा। तो यहाँ पे देखिए एक y आया हुआ है एबीसीडी वाले में, एक x आया हुआ है और एक z आया हुआ है। तो यहाँ 3 आया हुआ है, x, y और z। तो हम कहते हैं कि यहाँ पर इस बीजीय व्यंजक में 3 चर संख्या है। कितने चर संख्या है? 3 चर संख्या। यानी ये जो हमारा बीजीय व्यंजक बना हुआ है वो 3 चर संख्याओं के आधार पे बनाया गया है। दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या पूछा जाता है? दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि आप बताइए कि इस बीजीय व्यंजक में पद कितने हैं। इस बीजीय व्यंजक में पद कितने हैं? तो आप देखें यहाँ अगर पद गिनना होता है तो कैसे हम लोग गिनते हैं। कोई भी अगर चिन्ह दिया हुआ मिले आपको, तो उससे पहले कोई संख्या लिखी हुई रहेगी, उस संख्या को आपको काउंट करना है। जैसे ये एक पद हो गया, उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो चिन्ह सहित ये हमारा दूसरा पद हो गया, और ये हमारा तीसरा पद हो गया, और ये हमारा चौथा पद हो गया। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि इस बीजीय व्यंजक में जो पद की संख्या है वो कितनी है? 4 है। अब आपसे तीसरा प्रश्न ये पूछा जाता है, इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि जब कभी भी आप पद बताएंगे तो चिन्ह के साथ बताएंगे। ऐसा नहीं कि अगर आपसे इसमें पूछ दिया जाए कि तीसरा पद कौन है, तो आप तीसरा पद नहीं कहेंगे कि 6xyz है, आप कहेंगे कि -6xyz है, चिन्ह के साथ बोलेंगे। अगर आपसे पूछा जाएगा कि दूसरा पद कौन है, तो आप बोलेंगे कि +2xy है। आपसे पूछा जाएगा कि पहला पद कौन है, तो आप कहेंगे कि +y² है। चिन्ह बोलना बहुत जरूरी है। अगर आप चिन्ह छोड़ देते हैं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तीसरा इसमें आपसे ये पूछा जाता है पदों का गुणांक। पदों का गुणांक आपसे पूछा जाता है। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि इसमें जो दूसरा पद है उसका गुणांक क्या है, दूसरे पद का गुणांक। जब सिर्फ आपसे दूसरे पद का गुणांक पूछा जाए
तो उसमें जितने भी चर संख्या रहेंगे उसको आप इग्नोर कर देंगे और जो अचर संख्या होंगे वो आपका गुणांक कहलाएगा। जैसे इसमें चर संख्या कौन कौन है, हमारा अगर दूसरा पद देखें तो दूसरा पद जो है हमारा वो है +2xy और आपसे पूछा गया कि दूसरे पद का गुणांक क्या है। तो अगर आपको दूसरे पद का गुणांक पूछा जाएगा तो इसमें जो एबीसीडी वाला लेटर होगा उसको आप छोड़ देंगे। कहने का मतलब अगर दूसरा पद का गुणांक अगर आपसे पूछ लिया गया, दूसरा पद का गुणांक, तो आप क्या कहेंगे कि दूसरे पद का गुणांक सिर्फ +2 होगा। यानी कि हमारा दूसरा पद पूरा था +2xy, लेकिन हमारा दूसरा पद पूरा क्या था +2xy, लेकिन अगर सिर्फ गुणांक पूछेगा तो हम लोग क्या करेंगे, +2xy में जो एबीसीडी वाला लेटर है उसको छोड़ देंगे और जो गुणा में बच जाएगा वो पूरा गुणांक कहलाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसे पूछ दिया जाता है क्वेश्चन कि बताएं कि दूसरा पद में x का गुणांक क्या है, x का गुणांक। अगर आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए कि स्पेशली x का गुणांक क्या है, तब आप क्या करेंगे। हमारा दूसरा पद कौन है, +2xy है और आपसे पूछा जा रहा है x का गुणांक, तो सिर्फ आप x को इसमें छोड़ देंगे, बाकी जो बच जाएगा वो सभी को आप बता देंगे, वो सभी इसका गुणांक हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा। सबसे पहले आपसे क्या पूछता है, सबसे पहले पूछता है कि बताएं कि ये बीजीय व्यंजक जो है इसमें कितने चर संख्या हैं। तो मैंने बताया कि इसमें y भी आया हुआ है, x भी आया हुआ है और z भी आया हुआ है, तो 3 चर संख्या हैं। दूसरा प्रश्न आपसे क्या पूछा जाएगा, दूसरा प्रश्न ये पूछा जाएगा कि इस बीजीय व्यंजक में कितने पद हैं। तब पद आप गिन करके चिन्ह सहित बताएंगे, 1 2 3 4 पद हैं। आपसे इसमें पूछा जाएगा कि पद का गुणांक क्या है, किसी भी पद का गुणांक आपसे पूछा जा सकता है। जैसे आपसे कह दिया जाएगा कि पहले पद का गुणांक क्या है, तो आप क्या करेंगे, ये y² को छोड़ देंगे, इसके गुणा में कुछ नहीं तो कितना है, 1 है, इसके गुणा में कुछ नहीं तो 1 है, तो ये 1 इसका गुणांक हो जाएगा। अब यहाँ पे दूसरे पद का गुणांक पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तीसरे पद का पूछा जाएगा तो -6 हो जाएगा। तीसरे पद का पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अब ये +6 जो आप देख रहे हैं, तो ये +6 जो है इसमें कोई एबीसीडी वाला लेटर नहीं है, कोई एबीसीडी वाला लेटर नहीं है। कहने का मतलब कोई चर संख्या इसमें नहीं है, तो इसको हम लोग नाम देते हैं अचर पद। कौन सा पद नाम देते हैं, अचर पद। जब इसमें कोई भी चर संख्या नहीं है तो इसको हम लोग अचर पद कहते हैं। तो आपसे कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता था कि बताइए इस बीजीय व्यंजक में अचर पद कौन है, तो आप क्या जवाब देंगे कि इस बीजीय व्यंजक में जो अचर पद है वो +6 है। अब मैंने यहाँ पे आपको डिटेल में बताया कि कभी कभी जो है दूसरे पद के अंदर भी क्वेश्चन जाकर के पूछ दिया जाता है, या तीसरे पद के अंदर पूछने का तरीका ये होता है कि दूसरा पद कौन है भाई, तो +2xy। दूसरा पद का गुणांक क्या है, तो सिर्फ +2। अगर दूसरे पद में x का गुणांक पूछा जा रहा है तब सिर्फ x को इसमें से हटा देंगे, बाकी जो रहेगा सब इसका गुणांक हो गया, +2y इसका गुणांक हो गया। अगर मान लिया जाए आपसे पूछा जाता है तीसरे पद में कि z का गुणांक क्या है, तो आप z को छोड़ देते और बाकी सब इसका क्या हो जाता, गुणांक हो जाता, यानी -6xy तीसरे पद z का गुणांक हो जाता। चलिए ये बात हम लोग छठी कक्षा या 7वीं कक्षा या 10th क्लास से नीचे में आप लोगों ने कहीं कहीं जरूर पढ़ा होगा, जो लोग नहीं पढ़े होंगे हम यहाँ पे आप लोगों को समझा दिए। अब धीरे धीरे हम बहुपद की ओर बढ़ रहे हैं। ये आपने देखा बीजीय व्यंजक, क्या देखा आपने, बीजीय व्यंजक। ये बीजीय व्यंजक में ही कुछ सुधार किया गया, कुछ इसको मॉडिफाई किया गया, कुछ इसमें शर्तें लगाई गई और कुछ शर्तों को लगा करके ही हमारा बहुपद तैयार कर दिया गया। कैसे तैयार हुआ, कौन सी शर्तें इसमें लगाई गई, और जब शर्तें लगाई गई तो उसका रूप कैसा तैयार हुआ। देखिए इसमें कैसे वो बहुपद तैयार हो जाता है। सबसे पहले आप अगर इसमें देख रहे होंगे, ये जो हमारा एग्जांपल है y² + 2xy - 6xyz और +6, इसमें आप देख रहे होंगे कि जो चर संख्याएं हैं
जो इसमें चर संख्या आया हुआ है वो कितना चर संख्या आया हुआ है? 3 चर संख्या आया हुआ है। इसमें 3 चर संख्या हैं। लेकिन बहुपद बनाने के लिए इसमें शर्त लगाया गया कि केवल एक ही चर संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक ही चर संख्या होना चाहिए। बहुपद बनाने के लिए शर्त लगाया गया कि केवल एक चर संख्या होना चाहिए। समझ में आ रहा है? चलिए, उसके बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ऊपर में यहाँ घात जो है 2 है, यहाँ इसका घात 1 1 है, यहाँ 1 1 1 है। अगर मान लिया जाए कहीं पे घात इसमें -3 भी दे दिया गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लिया जाए कि इसका घात -3 के साथ साथ अगर मान लिया जाए कहीं पे पावर अगर 1/2 भी दे दिया गया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है बीजीय व्यंजक के लिए। लेकिन ये इस रूप में रहेगा, ये बीजीय व्यंजक तो कहलाएगा, लेकिन बहुपद के लिए कंडीशन अप्लाई कर दिया गया है। और वो कंडीशन क्या है? वो कंडीशन कहता है कि इसका जो घात है, चर संख्या का जो घात है, किसका घात? चर संख्या का जो घात है वो अऋणात्मक और पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक तो अऋणात्मक होना चाहिए और दूसरा पूर्णांक होना चाहिए। अऋणात्मक कहने का मतलब क्या है? मतलब अऋणात्मक मतलब ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ कि माइनस में पावर नहीं होना चाहिए। और पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक कहने का मतलब पूरा संख्या होना चाहिए। जैसे अगर मान लिया जाए आपसे कोई कहे कि -2 क्या अऋणात्मक पूर्णांक है? नहीं भाई, ये तो ऋणात्मक पूर्णांक हो गया। ये क्या हो गया? ऋणात्मक पूर्णांक। अगर आपसे कोई कहे कि +2 क्या ये अऋणात्मक पूर्णांक है? बिल्कुल सही बात है। ये सबसे पहले तो ऋणात्मक नहीं है, धनात्मक है, और उसके बाद पूर्णांक भी है। पूर्णांक मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, यानी कि अगर 1/2 है तो इसको हम लोग पूर्णांक नहीं कहते हैं, इसको भिन्न कह देते हैं। अगर 0.2 है तो इसको हम लोग पूर्णांक नहीं कहते हैं। पूर्णांक मतलब पूरा संख्या होना चाहिए। जैसे 5 हो गया, 8 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 7 हो गया, ये सब हमारे पूर्णांक है। तो इस तरह की संख्याएं घात में होनी चाहिए चर संख्या के, और प्लस में होना चाहिए। उसी को हम लोग कहते हैं अऋणात्मक पूर्णांक। तो चर संख्या का घात मैंने क्या बताया कि चर संख्या का जो घात होना चाहिए वो अऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? अऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए। अऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए। आप लोगों ने देखा यहाँ पे कि चर संख्या का जो घात होना चाहिए वो अऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए। अब ये जो कंडीशन आप देख रहे हैं कि सबसे पहले तो चर संख्या 1 होना चाहिए, बीजीय व्यंजक ही रहेगा, लेकिन चर संख्या कोई 1 होना चाहिए। चाहे कोई भी आ जाए, चाहे x आ जाए, y आ जाए, z आ जाए, t आ जाए, s आ जाए, p आ जाए, कोई भी आ जाए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चर संख्या एक ही कोई होना चाहिए। अगर आपको उसमें चर संख्या ढेर सारे दिखाई दे रहे हैं तो वो आपका बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं हो सकता है। दूसरी शर्त क्या है इसमें कि जो चर संख्या का घात होगा, जो उसमें चर संख्या है, सबसे पहले आप वो ढूंढेंगे कि कौन चर संख्या है, और चर संख्या का घात देखना है। घात में देखना है क्या कि सबसे पहले माइनस में नहीं होना चाहिए घात, और बटा में या दशमलव में या रूट में नहीं होना चाहिए, यानी पूर्णांक संख्या होना चाहिए, भिन्न नहीं होना चाहिए। जैसे कितने सारे विद्यार्थी ये पूछ देते हैं कि सर क्या घात अगर √2 रहेगा तो चलेगा? तो बिल्कुल नहीं चलेगा। √2 हमारा जो है वो पूर्णांक संख्या नहीं है ना। √3 रहेगा तो क्या चलेगा? तो √3 नहीं चलेगा, क्योंकि ये पूर्णांक संख्या नहीं है। आप लोग जानते हैं कि इसका जो मान होता है वो दशमलव में होता है, इसलिए ये पूर्णांक संख्या नहीं है। तो चलिए अब परिभाषा तैयार करते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने क्या देखा कि जो हमारा बीजीय व्यंजक जो है, जो हमारा बीजीय व्यंजक है, बीजीय व्यंजक ही एक तरह से बहुपद का माता पिता है। यानी जो हमारा बहुपद आया हुआ है वो बीजीय व्यंजक से तैयार होकर के आया हुआ है,
कुछ खास कंडीशनों के साथ। कैसे? अब ये आप लोग बीजीय व्यंजक का एग्जांपल देखें। अब जब हम शर्त बता दिए हैं तो एक एग्जांपल अब आपको दिखाते हैं बहुपद का। जैसे आप इस एग्जांपल को देखिए, इसमें आप बताएं कि पद कितने हैं। 3 पद हैं। ये आपका पहला पद, ये आपका दूसरा पद और ये आपका तीसरा पद। पहला पद x², दूसरा पद -3x और तीसरा पद +2। सब कुछ उसी के जैसा रहेगा। अगर इसमें अचर पद पूछा जाएगा तो +2 हो जाएगा। पहला पद पूछा जाएगा x² हो जाएगा। अगर आपसे दूसरे पद का गुणांक पूछा जाएगा -3 हो जाएगा, जैसा मैंने बीजीय व्यंजक में बताया था। अब यहाँ कुछ जो कंडीशन मैंने अप्लाई किया था बीजीय व्यंजक पर, वो देखिए पालन हो रहा है कि नहीं। सबसे पहले मैंने बोला था कि एक चर संख्या होना चाहिए, वैसा बीजीय व्यंजक होना चाहिए जिसमें एक चर संख्या हो। तो यहाँ पे आप देखिए, इसमें गिन करके देखिए कई गो चर संख्या है। यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ भी x है और यहाँ भी x ही है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि केवल एक ही चर संख्या है जो x है। दूसरा शर्त था मेरा कि अऋणात्मक और पूर्णांक होना चाहिए। अऋणात्मक और पूर्णांक, अऋणात्मक कहने का मतलब माइनस में नहीं होना चाहिए। माइनस में आप देखें किसी का घात माइनस में है, किसका घात? चर संख्या का घात देखना है। तो चर संख्या का घात जो है वो माइनस में नहीं होना चाहिए। यहाँ आपका चर संख्या x है, ये चर संख्या का घात आप देख रहे हैं +2 है। यहाँ आपका चर संख्या x है, इसका घात कुछ नहीं तो कितना है? 1 है। तो क्या आपको कहीं माइनस में दिखाई दिया? नहीं दिखाई दिया। तीसरा शर्त क्या था इसका? पूर्णांक होना चाहिए। कौन? चर संख्या का घात। पूर्णांक, पूर्णांक कहने का मतलब पूरा पूरा अंक होना चाहिए। आप देख रहे हैं कि 2 पूरा पूरा अंक है, यहाँ भी आप 1 को देख रहे हैं कि ये पूरा पूरा अंक है। तो हम कह सकते हैं 100% गारंटी के साथ कि ये हमारा बहुपद का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? बहुपद का, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल्स कहते हैं। तो मैंने इसका परिभाषा भी तैयार रखा है और परिभाषा भी मैंने बोर्ड पे लिखा है, आप देख सकते हैं। मैंने बताया कि वह बीजीय व्यंजक, वह बीजीय व्यंजक जिसमें केवल एक चर संख्या हो, जिसमें केवल एक चर संख्या हो जिसका घात अऋणात्मक पूर्णांक हो। मतलब एक ऐसी चर संख्या इसमें रहेगी, केवल एक चर संख्या जिसका घात जो रहेगा वो अऋणात्मक पूर्णांक होगा। तो मैंने ये दोनों शर्तों को मैंने परिभाषा में ही ला दिया है। बीजीय व्यंजक को सुधारते हुए मैंने परिभाषा में एडजस्ट कर दिया है ये दोनों शर्तों को। आप देख पा रहे होंगे यहाँ कि मैंने लिख दिया है कि केवल एक चर संख्या होनी चाहिए। कितनी चर संख्या? केवल एक चर संख्या होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है केवल एक चर संख्या हो और जिसका घात क्या हो? अऋणात्मक पूर्णांक हो, अऋणात्मक पूर्णांक हो। तो मैंने दोनों बातों को यहाँ पे लिख दिया है। अब अगर रूप की हम बात करें कि सर बहुपद का रूप कैसा तैयार होगा, तो बहुपद का रूप आप देख पा रहे हैं यहाँ कि या तो बहुपद का रूप हमारा ऐसा तैयार होगा या तो बहुपद का रूप ऐसा तैयार होगा। समझे बात को ध्यान से? यहाँ पे क्या है? a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस ... प्लस anx टू द पावर n। क्या देखें, फिर से पढ़ते हैं। a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस ... प्लस anx टू द पावर n। यहाँ ... कहने का मतलब क्या है कि यहाँ 0 1 2 यहाँ 3 आ जाएगा, यानी a3x³ हो जाएगा। उसके बाद a4x टू द पावर 4 हो जाएगा। उसके बाद a5x टू द पावर 5 हो जाएगा। इस तरह से ये चलते रहेगा। कहां तक? जहां तक आप लिखना चाहें, जहां तक आप लिखना चाहें वहां तक आप लिख सकते हैं। या इसी को हम लोग चाहें तो उल्टे तरफ से लिख सकते हैं। इसी को अगर हम लोग चाहें तो इधर से भी लिख सकते हैं। इधर से कैसे लिखेंगे? इसको पहले लिख देंगे, मैंने इसी को पहले लिख दिया है, और उसके बाद इससे जो पहले की संख्याएं हैं उसको मैंने लिखना शुरू कर दिया है। ये दोनों में आप अंतर क्या देख पा रहे हैं? ये दोनों में आप अंतर सिर्फ ये देख पा रहे हैं कि इसमें जो घात है चर संख्या का, यहाँ चर संख्या का घात जो है 1 है, यहाँ कुछ नहीं है, चर संख्या का घात
तो इसका मतलब आप कह सकते हैं कि a नॉट x का पावर क्या है, 0 है, क्योंकि x का पावर 0 रहता है तो इसका मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, जिसके कारण इसको सिर्फ a नॉट लिखा गया है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ जो घात है, यहाँ घात जो है वो 0, यहाँ 1, यहाँ 2, उसी तरह 3, 4 बढ़ते जाएगा और यहाँ आ गया n तक। यानी आप क्या देख रहे हैं कि चर संख्या का घात इसमें बढ़ रहा है और इसमें आप क्या देख रहे हैं कि जो चर संख्या का घात है यहाँ n है, यहाँ n-1 है इसमें, उसी तरह से अगला n-3, n-4 घटते 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 यहाँ पर 1 हो गया है और यहाँ पे 0 हो गया है। तो इसमें जो है चर संख्या का जो घात है वो बढ़ रहा है और इसमें जो है वो चर संख्या का घात घट रहा है। अब कितने सारे विद्यार्थियों के दिमाग में ये होगा कि सर यहाँ पर कितने लोग ये सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पर ये a0, a1, a2 क्या है या n फिर क्या है। तो मैंने यहाँ पे बता रखा है कि जो a0, a1, a2 है ये सभी वास्तविक संख्याएं हैं। कौन सी संख्या है, वास्तविक संख्या। अब जैसे तुम लोग सोच रहा होगा कि सर आपने तो जो इसका रूप लिखा है, आपने अभी बताया था कि एक चर संख्या होना चाहिए। मैंने क्या बताया था कि एक चर संख्या होना चाहिए और यहाँ पर आप दो दो चर संख्या लेकर के आ गए हैं, एक a आ गया है और एक x आ गया है। तो मेरा कहना यह है कि मैंने यहाँ पे दो चर संख्या नहीं लिखा है। यहाँ पर जो आपका a0, a1, a2, a3, a4, an जो है वो कोई वास्तविक संख्या है। आपको ये मानना है कि वो कोई वास्तविक संख्या है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है पहले पॉइंट में a0, a1, a2 डॉट 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 an, वो जो है सभी क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्या कहने का मतलब आप जानते हैं कि वास्तविक संख्या में दोनों आते हैं, परिमेय संख्या भी और अपरिमेय संख्या भी। कहने का मतलब ये हुआ कि चर संख्या के गुणा में आप देख रहे हैं कि ये सभी a0, a1, a2, an जो है ये सभी क्या है, चर संख्या के गुणा में है, सब चर संख्या के गुणा में है। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि चर संख्या के गुणा में परिमेय संख्या भी आ सकता है और अपरिमेय संख्या भी आ सकता है। अब यहाँ पे देखिए दूसरा पॉइंट मैंने बताया इसमें कि an is not equal to 0। कहने का मतलब हुआ कि जो चर संख्या का गुणांक रहेगा, जो चर संख्या का गुणांक रहेगा वो 0 नहीं होगा। क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा। तीसरा मैंने बताया है कि n जो यहाँ पर होगा वो अऋणात्मक पूर्णांक होगा। n क्या है भाई, n जो है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि n जो है वो चर संख्या का घात है और चर संख्या का घात जो है वो कैसा रहेगा, अऋणात्मक पूर्णांक रहेगा। यानी कहने का मतलब माइनस में नहीं होगा, अऋणात्मक मतलब माइनस में नहीं होगा और पूर्णांक का मतलब कहने का मतलब है पूरा पूरा अंक होगा। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि बहुपद किसको कहा जाता है। अब बहुत सारे विद्यार्थी ये सोच रहे होंगे कि सर जब बहुपद बीजीय व्यंजक से आया हुआ है तो क्या जो बहुपद होंगे हम उसको बीजीय व्यंजक कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे। जितने भी बहुपद होते हैं वो सब को हम बीजीय व्यंजक कह सकते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि सभी बहुपद बीजीय व्यंजक होते हैं। सभी बहुपद क्या होते हैं, बीजीय व्यंजक होते हैं। लेकिन सभी बीजीय व्यंजक जो है वो बहुपद नहीं होते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जो हमारा बीजीय व्यंजक है इसको हम बहुपद नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये जो हमारा बहुपद है इसको हम लोग बीजीय व्यंजक कह सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं नोट में आप लिख सकते हैं कि सभी बहुपद बीजीय व्यंजक होते हैं लेकिन सभी बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होते हैं। लिख सकते हैं आप लोग, लिख लें। लिखने से पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। परिभाषा को आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए अब नोट में लिख ही लीजिए यहाँ पे कि सभी बहुपद
बीजीय व्यंजक होते हैं, सभी बहुपद बीजीय व्यंजक होते हैं, लेकिन सभी बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होते हैं। लेकिन सभी बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होते हैं। चलिए अब एग्जांपल देखते हैं हम लोग बहुपद का। देखते हैं कि कौन बहुपद है, कौन बहुपद नहीं है, और नहीं है तो क्यों है, और है तो कैसे है। एग्जांपल देखते हैं उसका। जैसे 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2। दूसरा एग्जांपल है हमारा माइनस 9y क्यूब माइनस 3y स्क्वायर प्लस 4। तीसरा है हमारा 2/3 x स्क्वायर माइनस 4। चौथा है √2 x स्क्वायर या √2 t स्क्वायर माइनस t और प्लस 1। आप देखिए इसको। उसके बाद आप कह सकते हैं कि माइनस 5x क्यूब प्लस 2x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 1। माइनस 9/2 y क्यूब माइनस x स्क्वायर और प्लस 1। ये आपके एग्जाम्पल हैं। चलिए इसको समझते हैं कि कौन इसमें बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। यहाँ पे सबसे पहले बारी बारी से देखते हैं, नीचे से शुरू करते हैं। नीचे से शुरू करते हैं तो यहाँ देख रहे हैं कि जो लिखा हुआ है माइनस 9/2 y क्यूब माइनस x स्क्वायर और प्लस 1। सबसे पहला सर आप लोग परिभाषा में देख रहे होंगे कि वैसा बीजीय व्यंजक होना चाहिए जिसमें केवल एक चर संख्या हो। कितने चर संख्या हो? एक चर संख्या। सबसे पहले इसमें चर संख्या गिन के देखिए, कहीं एक से ज्यादा तो नहीं है। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि आपको y भी नजर आ रहा होगा और x भी नजर आ रहा होगा। तो इसमें कितने चर संख्या हो गए? दो चर संख्या हो गए, जिसके कारण ये हमारा बहुपद नहीं होगा। ये हमारा बहुपद नहीं होगा। चलिए इसके ऊपर वाले एग्जाम्पल में चलते हैं। इसके ऊपर वाला एग्जाम्पल कहता है माइनस 5x क्यूब प्लस 2x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 1। अब ये हमारा बहुपद है या नहीं, चेक करते हैं इसको। सबसे पहला शर्त क्या था? एक चर संख्या होना चाहिए। गिनिए इसमें चर संख्या, तो आप देखेंगे कि यहां से x है, यहां भी x है और यहां भी x ही है। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि केवल एक चर संख्या है। उसके बाद दूसरा शर्त क्या है? एक शर्त का तो पालन कर लिया। दूसरा शर्त कहता है कि अऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए। अऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए कहने का मतलब माइनस में नहीं होना चाहिए घात किसका? चर संख्या का। और जो घात होना चाहिए वो पूर्णांक होना चाहिए। तो यहाँ देखिए क्या किसी का घात आपको माइनस में दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। सबका प्लस में या +3 +1 +2 दिख रहा है कि नहीं? उसके बाद देखिए कि क्या पूर्णांक है या नहीं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ घात 3 है, यहाँ घात 1 है और यहाँ घात 2 है। सब जो है वो पूर्णांक है, कोई बटा में नहीं है, कोई दशमलव में नहीं है, कोई रूट में नहीं है। तो सब क्या हो गए? पूर्णांक हो गए। चलिए तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा बहुपद है। क्या है ये? बहुपद है। अब आप लोग इसको देखिए, √2t स्क्वायर माइनस t प्लस 1, क्या ये हमारा बहुपद है या नहीं? आप लोग खुद सोच करके देखिए, वीडियो को रोक करके। वीडियो को रोकिए और देखिए बाकी सब ये बहुपद है या नहीं है। चलिए तो अब हम बताते हैं। आप लोग सोच लिए होंगे। यहाँ आप देखिए कि इसमें चर संख्या कितने हैं। तो आप देख रहे होंगे यहाँ भी t है और यहाँ भी t है। चर संख्या एक है, ये एक शर्त का पालन हो गया।
दूसरा शर्त कहता है ऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए। क्या ऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए? तो चर संख्या का घात ऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए। तो घात देखिए सब जो है प्लस में है, तो ऋणात्मक हो गया। पूर्णांक में कहता है पूर्णांक होना चाहिए, तो सब देखिए पूरा पूरा अंक है घात, तो ये भी हमारा क्या निकला? बहुपद निकला। आप उसी तरह से यहाँ पे मिलाएंगे। चलिए यहाँ देखें, एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर कितने सारे विद्यार्थी रूट 2 को देखकर भड़क रहे होंगे। तो भाई मैंने पहले ही बोला है कि रूट 2 जो है वो गुना में है, और जो गुणांक होता है वो परिमेय और अपरिमेय दोनों हो सकता है। आप यहाँ पे गौर फरमाइए, मैंने बताया कि a0 a1 a2 डॉट डॉट an सभी वास्तविक संख्याएं होती है, और वास्तविक संख्या में परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। तो यहाँ गुना में परिमेय रहे चाहे अपरिमेय रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये एक में भी रह सकता है, बाकी सभी पदों में भी रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आप इसको मिलाएं, गुना में यहाँ परिमेय संख्या है, अच्छी बात है। यहाँ देखें एक चर संख्या है, दो चर संख्या नहीं है। उसके बाद इसका जो घात है वो ऋणात्मक पूर्णांक है। तो आप देख रहे हो कि ये भी हमारा बहुपद है, ये भी हमारा बहुपद है, और ये भी हमारा बहुपद है। तो एग्जाम्पल में आप लोगों ने देखा कि नीचे वाला हमारा बहुपद नहीं है, बाकी सब ये बहुपद है। तब आप लोग, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुपद को समझ गए होंगे। अब हम एक क्वेश्चन इसमें देते हैं, और आप लोग वीडियो को रोक करके और बताइएगा, लिखिएगा कॉपी पे नोट करके कि कौन इसमें बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। अगर आप लोग एग्जाम्पल को नोट नहीं किए हैं तो एग्जाम्पल को नोट कर लीजिए वीडियो को रोक करके। चलिए अब हम आप लोगों को एक क्वेश्चन देते हैं, और आप लोगों को जांच करना है, बताना है इसमें कि कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। क्वेश्चन लिखिए, बताएं कि निम्नलिखित में कौन बहुपद है? कौन बहुपद है? पहला है -3x³ + x² + 1। दूसरा है -2y² + x + 2। तीसरा है -4/5 x² + x + x³। और चौथा है 0.2x³ 0.2y³ - y² + y + 1। पांचवा है सिर्फ 5। और छठा है x + 1/x। और सातवां है y² + 1/y⁻³ -3। अब आप लोगों को वीडियो को आप लोग रोक दीजिए, और उसके बाद इसको आप सॉल्व कीजिए, कौन इसमें बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। तो अब आप लोग इसको बना लिए होंगे। चलिए देखते हैं कि इसमें किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है, चेक करते हैं इसको। सबसे पहला में आपका है -3x³ + x² + 1। तो इसमें कितने चर संख्या आपको दिखाई दे रहे हैं? इसमें आपको एक चर संख्या दिखाई दे रहा है, सिर्फ x। पहला शर्त का पालन हो गया। दूसरा शर्त क्या था कि जो घात होगा वो माइनस में नहीं होगा और पूरा पूरा होना चाहिए। आप देखिए कोई माइनस में नहीं है, यहां वाला नहीं देखना, ये तो गुणांक है,
घात को देखना है, चर संख्या के घात को देखना है। ये नहीं कि यहां वाला देख के कहेगा सर माइनस में तो है ही, घात देखना है चर संख्या का। तो चर संख्या हमारा 1 है और इसका घात जो है वो 3 है, इसका घात 2 है। तो आप यहां पे देखें कि वो माइनस में नहीं है और पूरा पूरा अंक भी है, तो आप कहेंगे कि ये क्या है, ये बहुपद है, ये बहुपद है। चलिए दूसरा देखिए, चर संख्या एक होना चाहिए। देखो यहां भाई क्या है, y भी है और x भी है, चर संख्या क्या हो गया, यहाँ पे 2 चर संख्या हो गए, तो हम नहीं कह सकते हैं कि ये बहुपद है, ये हमारा बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है। चलिए यहां देखते हैं, यहां देखते हैं चर संख्या 1 होना चाहिए। देखा जाए ये x है, x है और x है। उसके बाद घात देखना है, गुणांक को तो देखना ही नहीं है, गुणांक चाहे जो कुछ भी हो, गुणांक देखना नहीं है। यहां आप देखें गुणांक जो है कुछ भी रहेगा चलेगा, यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि चाहे तो परिमेय संख्या रहे चाहे तो अपरिमेय संख्या रहे चलेगा। यहाँ पे आप देखिए कि एक ही चर संख्या है और सबका घात भी जो है वो प्लस में है, यहाँ कुछ नहीं तो घात कितना है 1 है, सब प्लस में है और पूरा पूरा अंक है, तो ये भी हमारा क्या है, बहुपद है। इसमें देखिए दशमलव में दिया हुआ है 0.2 y³ माइनस y स्क्वायर प्लस y प्लस 1। बताइए इसमें क्या चर संख्या है, एक ही चर संख्या है, घात सबका प्लस में है और पूरा पूरा अंक है, क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। इसको देखा जाए, इसका घात क्या है भाई, घात तो नजर ही नहीं आ रहा, थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। यहाँ सवाल ये बहुत इंटरेस्टेड है कि 5 हमारा बहुपद है या नहीं, 5 है, 2 है, 1 है, -1 है, -8 है, -2/3 है। कहने का मतलब उसमें x y z कुछ नजर भी नहीं आ रहा है और उसके बावजूद हमको चेक करना है कि वो बहुपद है या नहीं। आप इसका जब आंसर सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे कि ये कैसे हो गया, लेकिन उसका क्या तरीका है चेक करने का, वास्तव में ये है या नहीं है, उसको सबसे पहले जानते हैं। यहां पे देखिए 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग 5 को लिख सकते हैं 5 गुना x का पावर 0, या लिख सकते हैं 5 गुना y का पावर 0, या लिख सकते हैं 5 गुना z का पावर 0, यानी कोई भी चर संख्या लिख करके और उसका पावर 0 दे दे। तो जैसे ही आप पावर 0 देते हैं तो इसका मान कितना हो जाता है, 1 यानी 5 हो गया, यहां भी 5 गुना 1 यानी 5 हो जाएगा और यहां भी 5 गुना 1 मतलब कितना हो जाएगा, 5। कहने का मतलब ये पता नहीं चल रहा कि ये 5 जो है ये सिर्फ 5 लिखा हुआ था कि ये इस तरह से लिखा हुआ था, ये बात पता ही नहीं चलता। अगर आपको इस तरह से दिया जाता तो आप बेझिझक बोलते कि सर ये तो बहुपद होगा, और यहाँ पे आपको दिखाया क्या गया है, सिर्फ 5। तो हमें ये कोशिश करनी है कि ये बहुपद के रूप में आ सकता है कि नहीं, और हम लोगों ने देखा कि 5 जो है बहुपद के रूप में आ जाता है, क्योंकि कोई एक जो है वो चर संख्या होती है। यहाँ एक दूसरा हो गया, ये हमारा 5y दूसरा हो गया और ये हमारा 5z तीसरा हो गया। कहने का मतलब इतने रूपों में हम लोग इसको लिख सकते हैं। हो सकता है कि ये हमारा जो 5 लिखा हुआ था ये हो सकता है कि 5x का पावर 0 लिखा हुआ होगा। तो क्या 5x का पावर 0 हमारा बहुपद नहीं है, बहुपद है। कैसे, इसका घात जो है ऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए। भाई देखा जाए क्या माइनस में है इसका घात, नहीं है, बटा में है, नहीं है, तो ये ऋणात्मक भी है इसका घात और पूर्णांक भी है, 0 तो हमारा पूर्णांक भी है। तो कहने का मतलब मेरा ये हुआ फाइनली कि जो 5 है हमारा वो क्या है, बहुपद है। जो 5 है हमारा वो बहुपद है। आप यहाँ एक्सप्लेनेशन से समझ गए होंगे कि 5 हमारा क्या निकला, बहुपद निकला। लग रहा था कि ये बहुपद नहीं है, बहुत सारे विद्यार्थियों ने इसका जवाब बहुपद नहीं में दिया होगा, लेकिन आंसर बहुपद होगा। अब आगे देखते हैं, अगला जो एग्जांपल है वो और इंटरेस्टेड है। कैसे,
x प्लस 1/x। बहुत सारे विद्यार्थियों ने इसका जवाब दिया होगा कि सर ये तो बहुपद ही होगा, है ना, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी सोच रहे होंगे कि इसमें चर संख्या जो है वो x है, एक ही चर संख्या है, और जो घात है वो दोनों पर एक है, यहां भी एक है और यहां भी एक है। तो सोच रहे होंगे कि सर ये तो पूर्णांक है और प्लस में भी है, लेकिन बात कुछ उल्टा है ना। बात क्या उल्टा है? बात ये उल्टा है कि ये इसको जब हम लोग सीधा करके लिखेंगे, x प्लस 1/x को जब लिखेंगे तो x का पावर -1 हो जाएगा। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि x का पावर जब -1 रहता है तो इसको हम लोग 1/x लिखते हैं, या जब x का पावर -3 रहता है तो इसको हम लोग 1/x³ लिखते हैं, या जब x का पावर 2 रहता है तो इसको जब बटा में लिखते हैं तो 1/x⁻⁻2 लिखते हैं। यानी अंश को हर में और हर को जब अंश में बदलते हैं तो उसका जो घात होता है वो अपना साइन चेंज कर लेता है। क्या करता है? अपना साइन चेंज कर लेता है। तो यहाँ आप देखिए x का घात कितना था? 1 था, और मैंने जब इसको पलटा सीधा किया, x को इसके लाइन में ले जाना चाहा, इस रूप में लाना चाहा, तो हो क्या गया? x का पावर -1 आ गया। और हम लोग जानते हैं कि घात जो है वो माइनस में होना नहीं चाहिए। तो फाइनली कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि x प्लस 1/x जो होगा वो बहुपद नहीं होगा, ये बहुपद नहीं होगा। उसी तरह से अब आप इसको देखें, अब आप समझ गए होंगे तुरंत कि यहाँ पर y का पावर -3 है, और जब ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा y² प्लस y का पावर 10, क्योंकि नीचे माइनस में, ऊपर जाएगा तो प्लस में। तो अब आप बताएं ये क्या हो जाएगा? ये हमारा बहुपद हो जाएगा, ये हमारा बहुपद हो जाएगा। जो लोग नहीं मिला पाए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिला लीजिए, चाहे वीडियो को रोक करके मिला लीजिए। अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि बहुपद का मानक रूप कैसा होता है। इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ आप लोग देखे होंगे कि यहाँ जो घात है चर संख्या का, वो घात जो है यहाँ घटते क्रम में है, 3 2, और यहाँ कुछ नहीं है, मतलब x का पावर कितना है? 0 है। अभी मैंने यहाँ पे बताया था, यहाँ पे x है लेकिन उसका घात क्या है? 0 है। तो 3 2 0 घटते क्रम में है, यहाँ पर 2 1 0 घटते क्रम में है, लेकिन यहाँ पर 2 1 3 समझ में नहीं आ रहा कि बढ़ते में है कि घटते में है। यहाँ पे आप देखें घटते क्रम में है। तो कभी कभी ये जो बहुपद के चर संख्या के जो घात होते हैं, यानी जो बहुपद के पदों के घात होते हैं, वो कभी कभी बढ़ते क्रम में और कभी कभी घटते क्रम में नहीं होते हैं। लेकिन बहुपद अपने मानक रूप में तब कहा जाता है जब उसका जो घात हो या तो बढ़ते क्रम में हो या तो घटते क्रम में हो। तो आप लिख सकते हैं बहुपद का मानक रूप लिख करके डैश दें, बहुपद का मानक रूप। बहुपद का मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोग देखने जा रहे हैं बहुपद का। इसको अंग्रेजी में स्टैंडर्ड फॉर्म ही कहा गया है। अब यह स्टैंडर्ड फॉर्म जैसे कहा जाता है कि कोई आदमी बड़ा स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड कहने का मतलब क्या होता है? उसको रहने सहने का जो तौर तरीका होता है, खाने पीने का जो तौर तरीका होता है, वो बड़ा सुटेबल होता है, बड़ा अच्छा ढंग का होता है। तो उसी तरह से बहुपद का मानक रूप यानी इसके स्टैंडर्ड फॉर्म को देखेंगे तो इसके कुछ अच्छे तरीके से दिखने के कुछ खास वजह है, रास्ते हैं। उस तरह से अगर ये दिखता है तो आप कहेंगे कि ये बहुपद अपने मानक रूप में है। मानक रूप में रहने के लिए मैंने क्या बताया कि बहुपद में जो चर संख्या का घात होगा वो या तो बढ़ते क्रम में रहेगा या फिर घटते क्रम में रहेगा। तो लिखे आप लोग, वह बहुपद जिसमें चर संख्या का घात
जिसमें चर संख्या का घात आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित हो, आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित हो, उसे उस बहुपद का मानक रूप कहा जाता है। उसे उस बहुपद का मानक रूप कहा जाता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, आप लोग देख रहे हैं, यहां आप घात देखिए तो यहां 2 है, यहां 1 है और यहां 0 है। 2 1 0 घटते क्रम में है। यहां पे देखिए 3 2 1 0, 3 2 1 0। यहां 0 कैसे आता है, मैंने अभी एग्जांपल में बताया था पीछे। अगर कुछ नहीं रहे यहाँ पे तो आप कह सकते हैं कि चर संख्या का घात 0 है। अगर कोई सिर्फ अचर संख्या दिया हुआ रहे तब। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं घात कैसे है, 3 2 1 0। यहाँ भी घटते क्रम में है, बड़ा से छोटा की तरफ जा रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं 3 2 और यहाँ क्या है 0, बड़ा से छोटा की तरफ जा रहा है, घटते क्रम में है। यहाँ आप देखें 0 2 3 बढ़ते क्रम में हो गया। पहले छोटा आया 0, उसके बाद 2 इससे बड़ा, फिर उसके बाद इससे भी बड़ा 3 आया। चर संख्या का घात देखना है। कितने विद्यार्थी गलती क्या करते हैं कि ये यहाँ वाले संख्या को देख लेते हैं, ये यहाँ वाले संख्या को देख लेते हैं। ये गलत बात है। घात को देखना है। किसको देखना है, चर संख्या के घात को देखना है। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे क्या किया 0 2 3, यहाँ पे क्या किया 0 1 2 बढ़ते क्रम में है। यहाँ पे आपने देखा 0 1, ये भी बढ़ते क्रम में है। तो ये सब अपने बहुपद का मानक रूप हुआ। कौन सा रूप हुआ, मानक रूप। अब हेडिंग बनाए बहुपद का घात। अगर आपसे पूछा जाए कि बहुपद का घात आप कैसे पता करेंगे या बहुपद का घात कौन होगा, बहुपद का घात तो बहुपद का घात बताने के लिए आप लोग ध्यान देंगे कि बहुपद में चर संख्या का जो सबसे बड़ा घात होगा वही उस बहुपद का घात कहलाएगा। मैंने क्या बोला, चर संख्या का जो सबसे बड़ा घात होगा उस बहुपद में वही उस बहुपद का घात कहलाएगा। जैसे अगर इस एग्जांपल में हम बात करें तो अगर हमसे कोई पूछे कि इस बहुपद का घात क्या होगा, तो आप चर संख्या का घात देखिए। यहाँ चर संख्या का घात कितना है 2 है, यहाँ चर संख्या का घात कितना है 1 है, यहाँ कितना है 0 है। तो आप बताइए कि सबसे बड़ा घात कौन सा हुआ, 2 हुआ। तो ये जो 2 हुआ हमारा सबसे बड़ा घात इस बहुपद का घात कहलाएगा। उसी तरह से अब आप ढूंढ सकते हैं इन सभी में आप ढूंढ सकते हैं सबसे बड़ा घात कौन आपको दिखाई दे रहा है, 3 दे रहा है। तो इसका घात जो है वो 3 हो जाएगा। इसका घात बताएं कौन सा दिखाई दे रहा है आप लोगों को, 3 दिखाई दे रहा है। इसका बताएं सबसे बड़ा घात, इसमें भी 3 दिखाई दे रहा है। इसमें बताएं सबसे बड़ा घात 2 दिखाई दे रहा है, यहाँ इसका घात 2 हो जाएगा। इसमें बोले यहाँ 0 यहाँ 1 है, तो यहाँ इसका घात कितना होगा बच्चों, 1 हो जाएगा। तो इस तरह से ये घात आप लिख सकते हैं। तो लिख लें बहुपद का घात, आप लोग हेडिंग बनाए होंगे, नीचे में लिख लीजिए बहुपद के चर मान के सबसे बड़े घात को, बहुपद के चर मान के, बहुपद में चर मान के जगह पे में कर दीजिए,
बहुपद में चर मान के सबसे बड़े घात को, बहुपद में चर मान के सबसे बड़े घात को उस बहुपद का घात कहते हैं, उस बहुपद का घात कहते हैं। हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि बहुपद को वर्गीकृत कैसे किया गया है, बहुपद को बांटा कैसे गया है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि ये जो आप लोग बहुपद देख रहे हैं ये भी हमारा बहुपद है और ये भी हमारा बहुपद है, ये भी हमारा बहुपद है। इसमें सब जो एग्जाम्पल है वो सब बहुपद के एग्जाम्पल हैं। लेकिन आप क्या देख पा रहे हैं कि इसमें जो पद हैं, इसमें जो पद हैं वो कितने पद हैं? 1 2 3, इसमें 3 पद हैं। लेकिन आप इसमें अगर काउंट करें, आप इसमें काउंट करेंगे तो 1 2 3 4, इसमें 4 हैं। आप अगर इसमें काउंट करेंगे, इसमें काउंट करेंगे 1 2 3, इसमें काउंट करेंगे 1 2 और यहाँ 3, इसमें भी 3 है और इसमें 2 है। आप लोग देख पा रहे होंगे। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, ये बड़ी आसानी से आप लोग समझ रहे होंगे कि किसी में 3 है तो किसी में 2 है तो किसी में 4 है। क्या? पद। बहुपद में जो पद की संख्या है वो किसी में 2 पद है, किसी में 1 ही रहता है, किसी में 3 पद रहता है, किसी में 4, किसी में 5 पद रहता है। तो एक तो पदों के आधार पर हम लोग बांट सकते हैं कि बहुपद जो है वो अनेक प्रकार का हो गया, जिसको हम लोग पदों के आधार पे बांटेंगे। तो हम लोग जानेंगे कि एक पद वाले कैसे बहुपद होंगे, उसको क्या नाम देंगे, 2 पद वाले बहुपद को क्या नाम देंगे, 3 पद वाले बहुपद को क्या नाम देंगे। नाम देने का तरीका भी बड़ा सिंपल है। बहुपद में जो एक पद वाला बहुपद होता है उसको एक पदीय बहुपद कहा जाता है। जो 2 पद वाला बहुपद होता है उसको द्विपदीय बहुपद कहा जाता है। जो 3 पद वाला होता है उसको त्रिपदीय बहुपद कहा जाता है। जो 4 पद, 5 पद, 6 पद, 7 पद, 8 पद हो गया। यानी आप ऐसा कह सकते हैं कि एक या एक से अधिक पद वाले जितने भी है वो सब बहुपद होते हैं। तो एक तो हो गया पद के आधार पे बंटवारा। अब उसके बाद होता है घात के आधार पर। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि किसी का घात 1 आता है तो किसी का घात 2 आता है तो किसी का घात 3 आता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो घात है वो भी अलग अलग आते हैं। तो घात के आधार पर भी हम लोग बहुपदों को बांटते हैं। और जिसका घात 1 रहता है, जिस बहुपद का घात 1 रहता है उसको एक घातीय बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद का घात 2 रहता है उसको द्विघातीय बहुपद कहते हैं। और जिस बहुपद का घात उसी तरह से 3 रहता है तो उसी तरह से हम लोग क्या कह देंगे, उसको त्रिघातीय बहुपद कह देते हैं। तो हम लोग यहाँ पे 2 आधार मानकर, एक पद और एक घात को आधार मानकर बहुपद को बंटवारा करते हैं, बहुपद का वर्गीकरण करते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं। आप लोग अगर नोट नहीं किए हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिए। तो आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। तो अब हम लोग, वीडियो चूंकि बहुत लंबा हो रहा है इसलिए अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे बहुपद के प्रकार। आज हम लोग इतना पढ़े। आप लोगों को अगर समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट में जरूर लिखिए कि हाँ सर हमें समझ में आ रहा है ना। आप लोग इसी में YouTube में ही नीचे कमेंट सेक्शन होता है, उसमें आप लिखिए कि हाँ सर हमें समझ में आ रहा है। एक बात हमें ये नहीं पता चल पा रहा है कि कितने लोग इससे रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं। जो लोग इससे रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं, आज मेरा रिक्वेस्ट है इस लेक्चर के माध्यम से कि जो लोग भी रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं हमारे वीडियो से, वो नीचे कमेंट में जाकर अपना नाम और अपने गांव का नाम और स्टेट का नाम जरूर लिखें। अपना नाम, गांव का नाम और स्टेट का नाम जरूर लिखें। ये मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से। हमें पता चल जाएगा कि कितने लोग रेगुलर इसकी पढ़ाई कर रहे हैं, तो हमको वीडियो बनाने में और ज्यादा मजा आएगा। ऐसे देख रहे हैं कि आप लोगों का साथ मिल रहा है, लेकिन उससे हमको और एनर्जी मिलेगी। तो आप लोग, हम उम्मीद करते हैं ऐसा जरूर करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो आप उसको लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर में।